नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में 99 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। आप में से बहुत लोग आधार का इस्तेमाल अलग अलग मदों में करते भी होंगे। क्या आपको याद रहता है कि आधार बनते समय आपकी पहचान को लेकर क्या क्या रिकॉर्ड किया गया और उस रिकॉर्ड का क्या इस्तेमाल हो सकता है? जरूर हम या आप आधार कार्ड पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल अन्य दस्तावेजों के विकल्प के रूप में करते ही हैं। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है कि आधार को लेकर जो डेटा जमा हुआ है उसमें कोई भी विदेशी एजेंसी शामिल नहीं है। जो भी डेटा है वो विदेश में नहीं बल्कि भारत के बेंगलुरु और मनेसर में सुरक्षित रखा गया है। याद कीजिए, आधार कार्ड बनाते वक्त आपसे क्या क्या मांगा गया था। एक फॉर्म भरा होगा आपने जिसमें अपना नाम, माता पिता का नाम, लिंग, उम्र, जन्म तिथि, गांव, जिला से लेकर पोस्ट ऑफिस, राज्य तक की जानकारी देनी होती है। ईमेल, मोबाइल नंबर, पिन कोड भी आप फॉर्म में भरते हैं। माता पिता या पति या पत्नी का आधार नंबर भी आपके आधार के फॉर्म में होता है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना होता है। पहचान और पते का प्रमाण भी देते हैं। पहचान के लिए 18 प्रकार के प्रमाणों में से कोई एक और स्थायी पता के लिए 33 प्रमाणों में से कोई एक देना होता है। जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र देने से पहचान और पता दोनों का काम हो जाता है। स्थायी पते के लिए पानी का बिल, बिजली और टेलीफोन का 3 महीने का बिल, तीनों में से कोई एक दे दीजिए। जब आप आधार कार्ड की मशीन के सामने जाते होंगे तो आपकी सभी उंगलियों के निशान लिए गए होंगे, आंखों की पुतली को स्कैन किया गया होगा और फोटो खींचा गया होगा। इतनी जानकारी जमा करने के बाद आपको आधार नंबर मिलता है। उस नंबर के जरिए कोई भी जान सकता है कि आप कौन हैं, किस धर्म के हैं, कहां रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में बैंक खाते का नंबर भी देना होता है और आधार के फॉर्म में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सर्वे का नंबर भी होता है, जहां यह जानकारी दर्ज होती है कि आप किस मजहब के हैं, जाति के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या क्या सुविधाएं ली हैं, आपकी गरीबी, आर्थिक स्थिति क्या क्या है। भारत में हर दिन 5 से 7 लाख लोगों का आधार कार्ड बन जाता है और भारत सरकार ने हाल ही में लोकसभा में पिछले हफ्ते मनी बिल के रूप में आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज बिल 2016 पेश किया और पास करा लिया लोकसभा में। इसे कानूनी रूप दे दिया गया है। वित्त मंत्री जेटली ने सदन में कहा कि इस बिल का मकसद सिर्फ इतना है कि सब्सिडी का पैसा किसे मिल रहा है और जिसे मिल रहा है वो इसका हकदार है या नहीं। वित्त मंत्री ने अपना उदाहरण दिया कि जब वे अपनी कार के लिए डीजल खरीदते हैं तो उन्हें सब्सिडी मिलती है, जबकि नहीं मिलनी चाहिए। यह बहस चलती भी है कि डीजल कार की बिक्री इसलिए बढ़ती है क्योंकि डीजल सब्सिडी के कारण सस्ता है। अब वित्त मंत्री के उदाहरण से साफ नहीं हुआ कि क्या आधार कार्ड के इस्तेमाल से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि डीजल की सब्सिडी सिर्फ किसानों को ही मिले, बड़ी गाड़ी वालों को ना मिले। किसानों को आधार कार्ड के जरिए अलग दर पर डीजल मिले। चूंकि उदाहरण डीजल का दिया गया इसलिए ये सारे ख्याल मन में आ गए। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर बार बार जोर दिया कि हम संसाधनों की बचत कर अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक सब्सिडी के लाभ को पहुंचाना चाहते हैं। एक और मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1500 करोड़ और जन वितरण प्रणाली में के जरिए में 2346 करोड़ की बचत हुई है। 4 राज्यों का आंकड़ा दिया है। पिछले अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने जन वितरण प्रणाली के अलावा मनरेगा, पेंशन योजना और ईपीएफ को भी आधार के दायरे में ला दिया। तब कोर्ट ने यही कहा था कि लोक कल्याणकारी योजनाओं में आधार वैकल्पिक होना चाहिए, अनिवार्य नहीं। अंतिम फैसला आने तक कोर्ट में यह फैसला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह विचार होना है कि आधार कार्ड हासिल कर आपकी हमारी प्राइवेसी, निजता में कोई दखल तो नहीं दे सकता है, या दखल है या नहीं। लोकसभा में वित्त मंत्री ने यही कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए प्राइवेसी के सवाल से किनारा करते हैं। लेकिन आधार कार्ड के डेटा को लेकर जो आशंका जताई जा रही है उसके बारे में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिल के चैप्टर 6 में सूचनाओं को गुप्त और सुरक्षित रखने के पर्याप्त प्रावधान है। कैसे सुरक्षित रखा जाएगा इसकी पूरी प्रक्रिया तय है। सेक्शन 8 के तहत कुछ डेटा किसी व्यक्ति की मर्जी से साझा किया जा सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक डेटा यानी आंखों की पुतली या उंगलियों के निशान आपकी सहमति से भी साझा नहीं किए जाएंगे। सेक्शन 29 कहता है कि कोर बायोमेट्रिक डेटा किसी से साझा नहीं किया जाएगा। बायोमेट्रिक डेटा और कोर बायोमेट्रिक डेटा में कोई फर्क है या नहीं, मेरी इसमें कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन हम पूछेंगे मर्जी से जो डेटा साझा किया जा सकता है वो क्या है, किसके साथ साझा किया जा सकता है। मर्जी से डेटा शेयर किया जाएगा तो वो प्रक्रिया व्यक्ति और राज्य के बीच में तय होगी या कोई आपके या हमारे बदले राज्य से जानकारी ले लेगा। जैसे किसी कंपनी ने आपसे सहमति ले ली और राज्य से वो डेटा ले लिया, जानकारी ले ली। हम बात भी करेंगे कि इससे आपका नुकसान होता है या नहीं।
वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा कि अदालत अगर डेटा मांग दे तो हम उसकी शक्ति को सीमित नहीं कर सकते। इस बिल के जरिए जिला जज से ऊपर का कोई भी जज डेटा मांग सकता है, उससे नीचे का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई सूचना किसी खास उद्देश्य के लिए साझा की जानी है तो वो फैसला संयुक्त सचिव स्तर का कोई अधिकारी करेगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जो उस अधिकारी के हर फैसले की समीक्षा करेगी। एक तरफ कोर्ट, दूसरी तरफ ज्वाइंट सेक्रेटरी का फैसला। क्या यह सुरक्षित है और नहीं है तो इसके खतरे क्या है? सरकार के पास तरह तरह के रिकॉर्ड के रूप में आपकी जानकारी तो होती ही है। वो चाहे तो उन दस्तावेजों से भी आपकी जानकारी ले सकती है। जैसे पासपोर्ट की जानकारी साझा करने से आपकी हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन होता है या नहीं, इसे भी समझेंगे। वित्त मंत्री ने एक बात कही कि अगर कोई प्राइवेट एजेंसी आधार नंबर ले भी तो वो इसे लीक नहीं करेगी। ये उससे उम्मीद की जाती है या वो नहीं कर पाएगी, इसके लिए इस कानून में कोई सख्त प्रावधान है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने गहन अध्ययन से इस बिल का एक तरह से एक समीक्षा पेश की है और सवाल उठाया है कि अगर बिल का मकसद सिर्फ सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है तो फिर प्राइवेट एजेंसी को आधार का डेटा देने का क्या मतलब है? बिल के चैप्टर 7 में कहा गया है कि सब्सिडी देने के लिए आधार के तहत उसकी पहचान की पुष्टि की जरूरत पड़ेगी। इसका प्रमाण देना होगा कि आधार कार्ड आपका ही है। चैप्टर 57 में कहा गया है कि कोई भी पब्लिक या प्राइवेट व्यक्ति आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कर सके। समझने का प्रयास करेंगे कि आधार नंबर अंतिम पहचान है या आधार नंबर देने या कार्ड देने के बाद भी उसका वेरिफिकेशन होता है, उसकी पुष्टि होती है। पीआरएस लेजिस्लेटिव का कहना है कि इस प्रावधान से टेलीकॉम, एयरलाइंस या बीमा कंपनियां आपसे आधार नंबर मांग सकती हैं अनिवार्य रूप से। हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि इससे हमारा आपका क्या नुकसान है। पीआरएस ने प्रोफाइल का सवाल उठाया। प्रोफाइल का मतलब होता है जैसे अगर आधार कार्ड के नंबर से यह पता लगा लिया जाए कि आपने कहां-कहां विमान यात्रा की है, आपका मजहब क्या है, जाति क्या है, तो हो सकता है कि नियुक्तियों में कोई घोटाला घपला कर दे। फोन का रिकॉर्ड मिल जाए किस किस से बात की है, तो इसके क्या नुकसान है, फायदे क्या हैं, इन्हीं सब जानकारी को हम प्रोफाइल कहते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि अगर पेज का इस्तेमाल करने वाली लड़की है तो उसके पेज पर लड़कियों से संबंधित उत्पादों के विज्ञापन आने लगते हैं क्योंकि वो उसके, और लड़का है तो विज्ञापन बदल जाता है। आपके सर्च करने के पैटर्न से, प्रवृत्ति से आपके पेज पर न्यूज फीड भी उसी से मिलता जुलता आने लगता है। यह सब प्रोफाइलिंग का पार्ट है, हिस्सा है। अगर आधार से यह सब होने लगे तो उसके क्या खतरे होंगे? क्लॉज 47(1) में कहा गया है कि इस एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ तो कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कि यूआईडी अथॉरिटी शिकायत ना करे या वो किसी को शिकायत करने के लिए अधिकृत ना करे। पीआरएस का कहना है कि इस प्रावधान से तो यही लगता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में सीधे कोर्ट नहीं जा सकते कि आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, आपका डेटा किसी और ने किसी और को दे दिया है। अगर सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर इतना ही भरोसा है तो वो किसी नागरिक को सीधे कोर्ट जाने का अधिकार क्यों नहीं देती है? इस कानून में डेटा की सुरक्षा का दायित्व यूआईडी अथॉरिटी के पास है। अगर उसी के कर्मचारी से चूक हो गई तो आम नागरिक उसी अथॉरिटी से इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकता है? क्या इस बारे में कोई स्पष्टता है? अगर डेटा चोरी हुआ या किसी से साझा कर लिया गया तो वो आपके बारे में हर चीज जान जाएगा। क्या आप अपनी सारी जानकारी किसी से साझा करने के लिए तैयार हैं? अगर आधार कानून का मकसद सिर्फ सब्सिडी को जरूरतमंद तक पहुंचाना है तो इसके दायरे में उन्हें क्यों शामिल किया गया है जो सब्सिडी नहीं लेते हैं? एलपीजी का उदाहरण दिया गया है कि अमीर लोग भी सब्सिडी ले रहे थे, लेकिन क्या यह अपने आप में पर्याप्त उदाहरण है? इन सब सवालों पर हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ अशोक पाल सिंह जी हैं, आप पूर्व उप महानिदेशक हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अथॉरिटी जो है आधार कार्ड बनाने, उसकी प्रक्रिया तय करने का काम करती है। और उषा रामनाथन है हमारे साथ, वो आ जाएंगे, वो कानून की जानकार हैं। अशोक पाल जी, सबसे पहले एक बुनियादी प्रश्न मैं जानना चाहता हूं, यूनिक आइडेंटिटी नंबर यूआईडी और आधार कार्ड आधार नंबर में क्या अंतर है? कोई अंतर है भी या नहीं? ये एक मैं बुनियादी सवाल जानना चाहता हूं, फिर मैं आगे आपसे पूछूंगा। नहीं, एक ही नंबर है। एक ही नंबर है, उसी को यूनिक यूआईडी नंबर कहते हैं जो आधार कार्ड पे नंबर होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आधार नंबर मिलता है 12 डिजिट का, हाँ, वो अपने आप में यूनिक होता है और किसी और को नहीं मिलता है। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि सरकार इस बिल के
जरिए ये दावा कर रही है कि हम सब्सिडी को और टारगेट तरीके से लोगों को पहुंचाएंगे। विकल्प के तौर पे आप ये काम कर ही रहे थे। और रितिका खेड़ा ने लिखा है, आउटलुक में मैं देख रहा था कि जिन लोगों के आपने आधार कार्ड बनाए हैं, जितने भी 99 करोड़ या 90 करोड़, अगर 100 लोगों के बनाए हैं तो उसमें 0.03% ही ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं था। पहले से पहचान पत्र है, अब एक और पहचान पत्र आने से क्या हो रहा है? इस कानून में यह लिखा होता कि अब कोई और पहचान पत्र देने की जरूरत नहीं, तो बात समझ में आती। इसका मकसद जरा बताइए फिर। देखिए, जो आधार का एक एस्पेक्ट अभी तक सफिशिएंटली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, वो ये है कि आधार आपका और इंडिया का डिजिटल वर्ल्ड में पासपोर्ट है। क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता चला जाएगा, तो उसमें कोई भी सर्विस प्राप्त करने के लिए बेसिकली कन्वेंशनल आईडी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन सब के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी आइडेंटिटी का प्रमाण देना पड़ता है। आधार बेसिकली वर्ल्ड की फर्स्ट और लार्जेस्ट वर्चुअल आईडी है, जो कि ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन कर सकती है। और इसलिए ये इंडियाज पासपोर्ट पर ऑनलाइन तो नहीं है। इस बिल को पढ़ने से मुझे यही लगा कि कोई, जैसे मैंने अपना नंबर दे दिया, तो उस प्राइवेट एक आदमी होगा जो उस नंबर को वेरीफाई करेगा कि ये कार्ड मेरा ही है कि नहीं है, ये नंबर भी मेरा है या नहीं है। तो एक तरह से वो नंबर देना भी अंतिम नहीं है, ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता। कोई एक एजेंसी है, कोई प्राइवेट है, जो अभी मैंने PRS लेजिस्लेटिव का विश्लेषण पढ़ा उसके हिसाब से। नहीं, एजेंसी कोई इसका वेरीफाई नहीं करती है, पहली बात तो ये है। और ये जो मैं आपसे कह रहा था कि रिकॉग्नाइज करने की बात है, अगर मैं आधार में बहुत शुरू से इन्वॉल्व था, तो हम लोग कहते रहते थे कि ये कार्ड नहीं है। पर इसको लोगों को समझने के लिए कार्ड कहा आपने, कार्ड हमने तो नहीं कहा, ठीक है, समझने लगे। समझते तो एक तो ये है कि ये कार्ड ही नहीं है, ये केवल 12 डिजिट का नंबर है, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑथेंटिकेट हो सकता है। और आप किसी प्राइवेट व्यक्ति या एजेंसी के सामने जरूर हैं, पर वो आपको कभी ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। आपको ऑथेंटिकेट केवल यूआईडी करेगी, और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। उषा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक सवाल आपके आने से पहले मैंने अशोक जी से पूछा कि अभी हमारे पास बहुत तरह के पहचान पत्र हैं, बहुत तरह की पहचान है, और आधार नंबर अगर हम किसी को देते हैं, सरकार ने कहा कि इसका मकसद हम इसलिए कानून में बना रहे हैं ताकि जो सब्सिडी सरकार से ले रहे हैं, हम उन्हीं ज़रूरतमंद लोगों तक सब्सिडी को पहुंचा सकें। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार से कोई सब्सिडी नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए ये आधार कार्ड क्यों अनिवार्य किया गया है? और जो लोग सरकार से सब्सिडी ले रहे हैं, उनके लिए आधार कार्ड को या नंबर को अनिवार्य कर देने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? फायदा क्यों नहीं है? अगर सरकार कह रही है कि भाई हम उस खाते में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, अगर एक नंबर रहेगा और वो सही नंबर हमारे हिसाब से रहेगा, तो उसमें हमारे लिए ज्यादा सुरक्षा रहेगी। जी, ये एक चीज याद रखना जरूरी है कि ये जो स्कीम है, ये नंबरिंग स्कीम है। ये पहले से उन्होंने कहा कि ये यूआईडी नंबरिंग स्कीम है, मतलब होल पॉपुलेशन को, उनको वो नंबर, एक एक जना को नंबर देना चाहते हैं, ताकि हम लोग नंबर बन के आसानी से पहचान पाएंगे वो लोग हमें। तो ये आरटीआई का है ना, उसका उल्टा है। आरटीआई में हम गवर्नमेंट को देख पाएंगे, इसमें गवर्नमेंट हमें देख पाएगी जहां भी हम है। तो पहली चीज ये है कि ये एक नंबरिंग स्कीम है। दूसरी चीज ये है कि इसमें ये याद रखना जरूरी है कि आइडेंटिटी प्रोजेक्ट और आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट में बहुत अंतर है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट है, मतलब कोई हमें आइडेंटिफाई करेगा, हम आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इससे पहले बाकी सब जो हमारे हाथ में है, जैसे वोटर आईडी है, हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम दिखाएंगे उसको कि हम कहेंगे कि ये हम है। अभी ये यूआईडी के अंदर क्या होता है, वो जैसे एपी सिंह जी कह रहे थे,
वो भेजेंगे वो CIDR को, UID को भेजेंगे, UID कहेगी कि हम वो है या नहीं। तो ये पूरा डिपेंडेंस जो है हमारा आइडेंटिटी का, वो आइडेंटिफिकेशन में बदल जाता है, इसलिए हमें कंट्रोल पूरा लूज कर देते हैं। पहली दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि ये मिस्टर नीलकनी ने रिसेंटली कहा कि ये कार्ड मतलब कैशलेस है, इट विल बी प्रेजेंसलेस। मतलब ये गवर्नमेंट का प्रेजेंस को बंद करने के लिए एक तरीका है, सारी चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ स्टेट जो कहते हैं, जैसे कंपनियों के हाथ में हमारा आइडेंटिटी को देने वाला मामला है। इसमें पूरा टेक्नोलॉजी कंपनीज, बायोमेट्रिक कंपनीज को पूरा हमारे जितने लोग हैं इस देश में सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है। अगर आप जाके देखेंगे, हम जैसे हम लोगों ने गया है, आप कह रहे थे ना बेनिफिशियरीज को क्यों नहीं इसके थ्रू पहचानने में क्या दिक्कत है। एक्चुअली वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे उनका बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली August 11, 2015 के बाद ये UIDAI का अपना वेबसाइट में ही अभी बताया गया है कि यूनिक UIDAI बायोमेट्रिक्स कॉम्पिटेंस सेंटर एक खोला है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि नेचर एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन देखेंगे तो बायोमेट्रिक्स चैलेंज बन जाता है। तो अभी 6 साल के बाद कह रहे हैं कि ये चैलेंज है। अभी मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, बेसिक सवाल जानना चाहता हूं। हालांकि आधार पे बहुत सारे लेख अखबारों में लिखे गए हैं और दर्शकों को पढ़ना भी चाहिए जाकर सर्च करके, कि अगर सरकार मुझ तक पहुंचना चाहे तो किसी के भी पास पहुंच जाती है, थाने से उठवा सकती है, या मेरे पासपोर्ट के डिटेल से जान सकती है, मेरे फोन नंबर को ट्रैक कर सकती है, सर्विलांस पे डाल सकती है, वो कर ही लेती है। लेकिन इस नंबर को लेकर हम क्या अतिरिक्त खतरा बता रहे हैं कि क्या ऐसा खतरा है? मतलब अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, कहीं आधार कार्ड दे दिया, मुझे लगता है कि 10 और डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे, तो एक आम आदमी यही सोचता है कि झंझट से छुटकारा मिला। पहले से ये कह रहे थे हम लोग कि ये अभी जो भी हमारे पास पहचान पत्र है वो साइलोज में रहता है। मतलब मेरा रेशन कार्ड का वो रेशन कार्ड आदमी के पास ही होगा। ये अगर पासपोर्ट लेते हैं सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस में होगा। अच्छा। अभी ये नंबर के थ्रू हमें प्रोफाइल करना एक चीज है। दूसरी चीज, अगर आप इस बिल को ढंग से पढ़ेंगे, उसमें आपको दिखाई देगा कि एक जगह पे लिखा है कि UID डिसाइड कर सकता है जब उनको ओमिट करना है या डीएक्टिवेट करना है हमारा नंबर, किसी का भी नंबर। ये एक कारण ये है कि अगर कोई आदमी देहांत हो जाते हैं, वो तो है ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए डीएक्टिवेट करते हैं। लेकिन ये ब्लैंकेट पावर उन्होंने रखा है अभी, क्योंकि उसमें सिर्फ लिखा है कि ओमिट और डीएक्टिवेट करने के लिए। इसको हम लोग सिविल डेथ मानते हैं, क्योंकि सब डेटाबेसेस में अगर हमारा नंबर डाल के उसके बाद वो नंबर को डीएक्टिवेट कर देंगे, और ऐसी वाली चीज पॉलिटिकल सिचुएशंस में इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये पॉलिटिकल डिसेंट के लिए भी मुश्किल होगा, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा साबित करना कि मैं यही